हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट। तो ये क्या अधिकार होते हैं, इनके बारे में हम सभी जानकारी लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पढ़ लिया है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बौद्धिक संपदा का अधिकार भी हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। और आप लोगों को अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी की क्लास को भी कराया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर उत्तराखंड में आए हुए हैं। आप लोगों को उन क्लास को भी ज़रूर देखना है। अगर आप कंप्यूटर देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर भी देखेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाहे अधिकारी की बात करें या फिर आरओ ARO की बात करें, दोनों में ही आप लोगों को साइंस एंड टेक में कंप्यूटर का पोर्शन देखने को मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर की क्लास देखें और करंट अफेयर की क्लास भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि करंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर आज काम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको हैंडल कर लेना। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा कोई भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिकार में जो पहला शब्द है उपभोक्ता। उपभोक्ता की हम बात करेंगे और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई ना कोई सामान खरीद के लाते हैं और सामान खरीदने के बाद जो भी काम की चीज़ें हैं उनको हम उपयोग में लाते हैं। तो क्या हम उपभोक्ता हैं? तो बिल्कुल उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु एवं सेवा प्राप्त करता है। ठीक है, आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है वस्तु और सेवा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति यहां पर उपभोक्ता होगा। यहां पर एक कंडीशन है कि वस्तु और सेवा के बदले में उसने कोई ना कोई धन दिया हो, तो इसके बदले में प्राप्त करता है। बदले में धन या फिर पूंजी आप कह सकते हैं, धन देता है, धन या फिर पूंजी देता है। ठीक, आप बाजार जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ खरीद के लाते हैं। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर भी कुछ ना कुछ पैसों का आता है। तो मैं क्या हूं, एक प्रकार का उपभोक्ता हूं। और हर कोई व्यक्ति जो पैसे के बदले में कोई ना कोई वस्तु और सेवा खरीद के लाता है, उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता कौन है भाई? इसके अलावा उपभोक्ता कौन है? जैसे अगर हम बात करेंगे स्वरोजगार, आजकल स्वरोजगार की बात बहुत की जाती है। ठीक है, मोदी जी भी बात करते हैं, हमारे उत्तराखंड के CM भी बात करते हैं कि स्वरोजगार स्वरोजगार। तो स्वरोजगार प्राप्त करने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी अपना स्वरोजगार प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे स्वरोजगार से जीविका प्राप्त करने वाले, जीविका चलाने वाले। क्यों? क्योंकि स्वरोजगार के लिए आप लोगों को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। काम जब आप करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ आपको मार्केट से खरीद के लानी पड़ेगी, और मार्केट से जब आप खरीद के लाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। जब पैसा देना पड़ेगा तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, वस्तु और सेवा प्राप्त करने वाला बदले में धन देता है। और दूसरा पॉइंट स्वरोजगार चलाने वाला, जो कि स्वरोजगार से अपनी जीविका चलाता है। इसमें कौन शामिल नहीं है? अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा शामिल नहीं है में, कौन शामिल नहीं है? अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बाजार से कोई ना कोई वस्तु या फिर सेवा प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर इस उपभोक्ता में शामिल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से खरीदना। अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य से खरीद रहा है तो उसको हम यहाँ पर उपभोक्ता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो है जो किसी वस्तु का अंतिम उपभोक्ता है। जैसे अगर आप बात करेंगे, एक साबुन की हम बात कर लेते हैं, साबुन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साबुन, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं साबुन खरीदता हूँ तो साबुन का प्रयोग मैं करूँगा, तो इसलिए मैं क्या हूँ? उपभोक्ता हूँ। लेकिन अगर मैं
साबुन की मैं कहूँ व्यापारिक उद्देश्य अगर मैंने करना है, मैं अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए साबुन, बहुत सारे साबुन लेके आ गया, एक स्टोर पर भर दिए और उसके बाद में बेचने चले गया। तो अब मैंने साबुन किस उद्देश्य से खरीदे हैं? व्यापार के उद्देश्य से। साबुन का प्रयोग तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसको बेचूंगा वो साबुन का प्रयोग करेगा, इसलिए उस साबुन पर जो उपभोक्ता होगा वो व्यक्ति होगा जो मेरे से खरीदेगा। क्लियर हो चुका होगा कि व्यापारिक उद्देश्य से जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा वो इसमें क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो अंतिम उत्पाद के रूप में उसको खरीदेगा, तो इसलिए वो व्यक्ति वहां पर उपभोक्ता होगा, ना कि ये व्यापारी। तो क्लियर हुआ होगा कि व्यापारी उद्देश्य से जो भी खरीदेगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो निःशुल्क सेवा प्राप्त होती है। निःशुल्क सेवा प्राप्त करता, जो भी निःशुल्क सेवा प्राप्त करते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे जो भी सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर ये जो उपभोक्ता है वो शामिल नहीं होगा। तो उपभोक्ता में कौन शामिल नहीं होगा? जो निःशुल्क सेवा प्राप्त कर रहा है वो इसमें शामिल नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है कि उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो जो पैसा देगा वही उपभोक्ता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता कौन है ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता के अधिकार की। उपभोक्ताओं के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो 6 प्रकार के अधिकार हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं उपभोक्ताओं के लिए। तो उपभोक्ताओं के अधिकार में सबसे पहले है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार, चयन का अधिकार क्या है उपभोक्ताओं का? आप गए बाजार, आपने खरीदा एक मोबाइल, वीवो का मोबाइल खरीदा आपने, ठीक है, वीवो का मोबाइल आपने खरीदना है, लेकिन आप गए बाजार में और दुकानदार से आपने कहा कि वीवो के मोबाइल दिखा दो, तो उसने क्या किया? यहाँ पर अलग अलग मोबाइल आपके सामने रख दिए, 4-5 सेट रख दिए, अलग अलग प्राइस के रख दिए, अलग अलग कलर के रख दिए हैं। तो अब आपको इनमें से किसी एक मोबाइल को चुनना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप पर थोपा नहीं जाएगा दुकानदार के द्वारा कि यार आप इसी मोबाइल को लो, आपकी इच्छा है, आप किसी भी मोबाइल को ले सकते हैं, यानी कि आप चयन कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अधिकार दिया है चयन करने का अधिकार। क्लियर हुआ होगा चयन करने का अधिकार क्या है। दूसरा अधिकार यहाँ पर है हमको सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, इसी के तहत यहाँ पर उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार भी दिया जाता है। जैसे अगर मैं इसी मोबाइल की बात करूँ, आपने ये मोबाइल लिया, पहला वाला मोबाइल ले लिया वीवो का। अब इस वीवो के मोबाइल में आप लोग स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसमें आप देखेंगे रैम कितनी है, रैम देखेंगे, रोम देखेंगे, कैमरा देखेंगे, ठीक है, स्टोरेज वगैरह सब चीज़ आप देखेंगे, प्रोसेसर देखेंगे, तब जाके आप लेंगे। यानी कि आपने इसमें क्या किया? सूचनाएं देखी। इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सूचना इसमें लिखना अनिवार्य है किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी इसका उत्पादन कर रहा है। यानी कि आप लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं कि ये फ़ोन कैसा है, इस फ़ोन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है। तो यही है सूचना का अधिकार जो कि उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद आप क्या देखेंगे? सुरक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा के अधिकार में हम बात करेंगे, इसी मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन आप घर पे लेके आए और आपने चार्जिंग पर लगाया और आपका फ़ोन ब्लास्ट कर गया, तो क्या यहाँ पर आपकी सुरक्षा निश्चित है कि अगर कोई फ़ोन आप खरीद के लाए और घर में आके वो ब्लास्ट कर जाता है, अगर चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया जाए? तो हम यहाँ पर देखते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जो विद्युत के उपकरण होते हैं, बिजली के जो भी सामान होते हैं, वो सामान कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को निर्धारित करते हैं। अगर हम उनका सही से उपयोग नहीं करेंगे या उनमें कोई भी खराबी होगी तो उसमें हम सुरक्षित नहीं हैं फिर। इसलिए जो भी कंपनी जो भी उत्पादन करता है, जो भी उत्पाद बना रहा है, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो एक सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर सुरक्षा की भी गारंटी दी जाती है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्षतिपूर्ति का अधिकार।
क्या देखेंगे, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब क्षतिपूर्ति का अधिकार में हम देखेंगे इस वीवो फ़ोन को आप खरीद के लाए और घर पर जब आप लोगों ने देखा, चार्जिंग पे जैसे ही लगाने बैठे तो वहाँ पर उसका जो चार्जिंग का स्लॉट है वो ख़राब है, तो आप अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे। जब चार्ज नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपकी क्या गलती है, क्योंकि आपने तो उसको ख़राब किया नहीं है, वो पहले से ही ख़राब है, या तो कंपनी से ख़राब बन गया है या फिर कहीं ना कहीं रास्ते में किसी न किसी रूप में उसमें खामी हमको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए उस फ़ोन को, जो ख़राब फ़ोन है, हमारे घर में ख़राब फ़ोन आ गया है, उसको हम दोबारा रिपेयर करने के लिए भेज सकते हैं या उसके बदले में कोई दूसरा फ़ोन ले के आ सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर देखते हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार। वहाँ पर आपको जो दुकानदार है या फिर जो भी कंपनी से आप खरीद के लाए हैं वो मना नहीं कर सकता रिपेयर करने के लिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे 1 साल की वारंटी दी जाती है कि आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप घर पे अगर अमेजन से मंगा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे हैं, तो उसमें 1 हफ्ते का समय भी दिया जाता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार के बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों शिकायत का अधिकार। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, शिकायत का अधिकार। अब शिकायत के अधिकार में आप देखेंगे कि आपने मैंने कहा कि आपका फ़ोन ख़राब है, आप दुकान पे गई और दुकानदार ने आपको दूसरा फ़ोन देने से मना कर दिया। जब दुकानदार ने आपको फ़ोन देने से मना कर दिया दोबारा सही वाला फ़ोन, तो आप क्या करेंगे, गलती तो आपकी है नहीं, दुकानदार की या फिर किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे शिकायत किस प्रकार से की जाती है, कहाँ कहाँ पे शिकायत की जाती है, उनको भी देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको समझें कि शिकायत करने का अधिकार आपको प्राप्त है अगर आपके पास कोई भी गलत प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा अगर आपको गलत प्राप्त होती है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तब आप लोग वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। सुरक्षा के अधिकार में आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम ISI मार्क देखते हैं, ठीक है, जो भी विद्युत उपकरण है उसमें हम ISI मार्क देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जाता है कि जब भी आप बिजली के उपकरण खरीदें, सुरक्षा के अधिकार में यहीं पर लिख लें क्योंकि उसको मैं बाद में नहीं बताऊंगा, कि आपको कोई भी बिजली का उपकरण है उसमें ISI मार्क है वो लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब ISI मार्क वाला आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसका मतलब उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो ये जागो ग्राहक जागो, आप लोग देखते हैं ना कि ISI मार्क देख के ही आप लोगों को खरीदना चाहिए, हॉल मार्क देख के ही आपको सोना खरीदना चाहिए। तो ये क्या है, सभी सुरक्षा के बिंदु हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ISI मार्क से संबंधित एक चीज़ देखनी है कि 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो को हम अंग्रेजी में BIS कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो हम इसको बोलते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की जाती है, 1986 में की जाती है, और इसी के तहत यहाँ पर ISI मार्क की यहाँ पर पहचान की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है 1986 भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, ठीक है दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो ISI आप लोगों को चिन्ह पता चल गया है। 5 अधिकार हमने देख लिए। छठा अधिकार है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी कि आपको अगर उपभोक्ता हैं तो आपको अपने अधिकारों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि ये जो 5 के 5 अधिकार हैं, इनकी आप लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। आप सरकार से पूछ सकते हैं या फिर जो भी है कहीं पर भी आप जो भी इसके निवारण तंत्र हैं वहाँ पर जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनकी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जागो ग्राहक जागो, एक एडवर्टाइजमेंट पहले आप लोग अपने टीवी पर देखते होंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रकार से शिक्षा वाली चीज़ें ही हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने का आपको अधिकार है। अगर आपके यहाँ पर हम बात करेंगे अधिकार के बाद, जैसे हम बात करते हैं मूल अधिकार, हमारे संविधान में मूल अधिकार की बात करते हैं, तो मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब अगर इन अधिकारों का हनन होता है, ये जो 6 अधिकार हमने अभी पढ़े,
इन अधिकारों का अगर हनन होता है तो क्या हमारे पास कानूनी संरक्षण प्राप्त है? तो इसी को हम बोलते हैं उपभोक्ता का संरक्षण। उपभोक्ता के संरक्षण के संबंध में जो भी कानूनी अभी तक प्रक्रियाएं, जो भी कानून अभी तक लागू हुए हैं, उनको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस दिशा में, अगर हम इसके इतिहास में जाएं, उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए इतिहास में किस प्रकार से आगे को क्रम बढ़ा और अभी हम 2023 में किस प्रकार से उपभोक्ताओं के अधिकार की बात करते हैं, वहां तक का हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे 1962 में विश्व स्तर पर, 1962 में एक अमेरिकी व्यक्ति थे, इनका नाम आप लिख सकते हैं JF कैनेडी। JF कैनेडी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकार की यहाँ पर बात की कि उपभोक्ताओं के संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। तो ये तो विश्व स्तर पर है, ये आप लिख सकते हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं JF कैनेडी। अब हम तो ये जो घटना थी वो 15 मार्च की थी, तो 15 मार्च आप लोगों को ध्यान में रखना है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता, यहां पर आप लिखेंगे विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। तो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की शुरुआत होती है 15 मार्च से, तो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस या अधिकार दिवस, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत में इसका किस प्रकार से इतिहास है, तो 1966 में सबसे पहले हमारे भारत के एक JRD टाटा हैं। JRD टाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो JRD टाटा ने सबसे पहले इसके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, अधिकार के लिए यहाँ पर एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन। फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन। तो फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की JRD टाटा के द्वारा 1966 में, जिसके तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात की गई, उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण की बात की गई। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे 1986 में, इसके बाद हम 1986 में आ जाते हैं, और 1986 में एक अधिनियम पारित होता है भारत के संसद से, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आता है, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 24 दिसंबर का वो दिन था जब ये पारित किया गया। तब से हम यहाँ पर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हम मनाते हैं। कब? 24 दिसंबर। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो दोनों ही चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद 1986 में इसमें संशोधन किया जाता है। कब? 2019 में। 2019 में इसमें संशोधन किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो 2019 में इसमें क्या होता है, संशोधन होता है, और एक बार इसमें फिर से 2021 में संशोधन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान ऐड किए गए थे। उन प्रावधानों को भी हम देखेंगे जब 2021 की बात करेंगे। तो इतने तक की ये जो बातें हैं, ये कानूनी भारत सरकार की तरफ से कानूनी संरक्षण यहाँ पर इन अधिकारों को दिया गया है। किसके तहत? पहली बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये दोनों ही अधिनियम आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये 19 की अगर हम बात करेंगे, इसमें कुछ टू द पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए ये अनुमोदित कब किया गया, इसको अनुमोदित कब किया गया या फिर अधिसूचित कब किया गया,
अगर ऐसे क्वेश्चन आपके से पूछे जाएं, अधिसूचित कब किया गया, तब आप कहेंगे 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को इसको क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब से होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 जुलाई 2019। 20 जुलाई 2019 से इसको लागू कर दिया जाता है। दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है, लागू होता है 20 जुलाई 2019 और अधिसूचित या फिर अनुमोदित 9 अगस्त 2019। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब आप इसी की हेडिंग को हम दोबारा देखेंगे, 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी अधिनियम में लिखते जाएंगे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप लिखते जाएंगे और इसमें हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बातें। तो यहाँ पर संरक्षण के लिए कुछ परिषदों की स्थापना की गई, ठीक है। 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के लिए यहाँ पर कुछ परिषदों की स्थापना की गई, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आप लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना, और ये कब की गई, 2019 के अधिनियम के तहत। अब इसके तहत यहाँ पर 3 परिषदें हैं, तो त्रिस्तरीय परिषदों की यहाँ पर बात की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने स्तरीय परिषद हैं, तो त्रिस्तरीय परिषद हैं। त्रिस्तरीय परिषद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है केंद्र, फिर आ जाता है यहाँ पर राज्य, और यहाँ पर फिर आ जाएगा सबसे निम्न स्तर पर जिला। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न स्तर की परिषद क्या है, तो आप बोलेंगे जिला परिषद। फिर बीच की दोनों के मध्य की जिला और केंद्र के बीच राज्य परिषद, और फिर सबसे उच्च स्तर पर केंद्र परिषद। केंद्र परिषद को स्थापित करने का काम केंद्र सरकार का होगा। राज्य और जिला परिषद की स्थापना या गठन करने का काम राज्य सरकारों का होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें अगर हम बात करेंगे केंद्र में, तो यहाँ पर 150 सदस्य होते हैं, 150 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करेंगे राज्य परिषद में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 10 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 10 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित, ठीक है। अब जिला परिषद में आप लिखेंगे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जिलाधिकारी, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी वैसे तो ये केंद्र, राज्य और जिला, इनमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन उतना डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से उतना डीप नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अन्यथा इसमें केंद्र में भी इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, कौन अध्यक्ष होते हैं और किन के द्वारा चुने जाते हैं, ये सारी बातें इनमें लिखी गई हैं, लेकिन वो उतना मेरे ख्याल से डीप नहीं जाएगा। तो आप लोग सिर्फ इतनी ही चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपसे इनमें पूछा जाए कि इसकी बैठक कितनी बार होती है साल में, तो साल में 1 बार बैठक होती है। यहाँ पर साल में 1 बार बैठक होती है इसकी, और इसमें 2 बार बैठक होती है, और इसमें भी 2 बार बैठक होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। केंद्र स्तर पर 1 बार बैठक होती है, राज्य स्तर पर 2 बार और जिला स्तर पर 2 बार। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि जब शिकायत की बात करेंगे तो हम जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर केंद्रीय स्तर पर शिकायतें अपनी इन परिषदों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर शिकायत करनी है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, हम 3 स्तरीय जो व्यवस्था है इसके तहत शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। और ये जो परिषदें हैं ये क्या करेंगी, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करेगी। क्लियर हुआ होगा इतना। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अब ये जो 2019 का अधिनियम था, ये 2019 का जो अधिनियम था, इसके तहत CCPA का गठन किया गया।
अब ये CCPA क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। CCPA की फुल फॉर्म क्या है? तो C से सेंट्रल, C से कंज्यूमर, P से प्रोटेक्शन, A से अथॉरिटी। तो ये लिख लेना, मैंने बता दिया है। C से सेंट्रल, कंज्यूमर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। अब आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो नई दिल्ली आपको ध्यान में रखना है। तो नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो कि मुख्य आयुक्त होंगे इसके। इसमें जो अध्यक्ष होंगे, तो मुख्य आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। अब ये जो CCPA है ये क्या करता है? इसका काम अगर आप देखेंगे, जैसे जो भ्रामक विज्ञापन है, उनके लिए ये जुर्माना तय करता है। जो भ्रामक विज्ञापन है, जैसे आप देखते हैं फेयर लवली, 5 रुपये में गोरा होने की क्रीम जो होती है, वो एक प्रकार से जो हम ऐड देखते हैं वो रियलिटी तो है नहीं। आप लोगों को भी पता है कि 5 रुपये की क्रीम से तो गोरा हुआ नहीं जा सकता। तो वो क्या है? एक प्रकार का भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अब जुर्माने में क्या आप देखेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख रुपए का जुर्माना है। 10 लाख रुपए का जुर्माना है प्लस 2 साल की सज़ा। 2 साल की सज़ा है। अगर वही व्यक्ति बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है, एक बार तो उसको सज़ा मिल गई, 10 लाख 2 साल की सज़ा मिल गई। अगर वही व्यक्ति बार बार कर रहा है तो उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। तब आप यहाँ पर देखेंगे 50 लाख प्लस 5 साल की सज़ा। ये कब है? जब बार बार, आप यहाँ पर लिखेंगे बार बार यही भ्रामक विज्ञापन अगर वो फैला रहा है, तब 50 लाख और 5 साल का उसको जुर्माना होगा। तो ये CCPA के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं इसी के तहत। 2019 के तहत देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था। शिकायत के लिए इसमें त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है। और वो 3 स्तर क्या हैं, मैंने पहले ही बता दिया। 3 स्तर में क्या है? सबसे नीचे तो है जिला स्तर, उससे ऊपर आप देखेंगे राज्य स्तर, और उससे ऊपर आप देखेंगे केंद्र स्तर। केंद्र स्तर पूरे भारत को कवर करेगा, राज्य स्तर राज्य को कवर करेगा, और फिर जिला स्तर सबसे निम्न स्तर का यहाँ पर आपको शिकायत करने वाली एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतनी बातें हुई क्लियर। और एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इसमें एक प्रावधान 2021 में ऐड किया गया है। 2021 में इसमें एक चीज़ ऐड किया गया है, और वो क्या ऐड किया गया है? क्षेत्राधिकार मतलब कि ये जो अभी हमने त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं देखी, इसमें हमने त्रिस्तरीय जो व्यवस्थाएं देखी हैं, इनके क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं केंद्रीय स्तर, फिर दूसरा हम देखते हैं राज्य स्तर पर, और फिर हम देखते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 50 लाख तक का
50 लाख तक का यहाँ पर इसका क्षेत्राधिकार है। यानी कि 50 लाख तक का अगर कोई भी इस तरीके की शिकायत हमारे पास आती है तो वो जिला स्तर पर जाएगी, यानी कि जिला फोरम पर जाएगी। तो ये 50 लाख तक का आपको प्रावधान देखना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये 2021 में ऐड किया गया है ये 50 लाख वाला, लेकिन अगर हम 2019 की बात करेंगे, जो 2019 में था, ये भी आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना चाहिए। ये पहले 1 करोड़ से कम था। पहले क्या था, ये 2019 में 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक। अगर आपसे 2019 के अधिनियम की बात पूछेगा तब आप 1 करोड़ लिखेंगे। अगर वर्तमान की अगर बात करेगा या फिर 2021 में क्या संशोधन इसमें किया गया है तो वो 50 लाख तक का है। तो ये दायरा कम कर दिया, पहले 1 करोड़ था, अब 50 लाख। उसके बाद अगर हम राज्य स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 लाख से कहाँ तक होगा ये, तो 50 लाख से आप 2 करोड़ तक देखेंगे इसको, 2 करोड़ तक। तो इसका क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ है, 50 लाख से 2 करोड़ तक। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राज्य स्तर पर तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हम यहाँ पर देखते हैं 1 से 10 करोड़। पहले कितनी व्यवस्था थी, 1 करोड़ से 10 करोड़। अभी केंद्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था है 2021 के तहत, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक। पहले क्या व्यवस्था थी, 10 करोड़ से अधिक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनके क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक आते हैं। अब एक और चीज़ लिख लेना, इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो आप लिखेंगे उपभोक्ता मामले हेतु यहाँ पर आप देखेंगे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ठीक है, सार्वजनिक मंत्रालय। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है जो इसकी देखरेख करेगा, इसके अधीन ये काम करेंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा। कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। कुछ और बातें हैं, 1-2 बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, कोई दुकानदार हो या फिर कोई भी कंपनी वाला अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके लिए जुर्माना क्या होगा। जुर्माने में आप लिखेंगे जुर्माना, तो इसमें 10 लाख, अच्छा ये मैंने बता दिया वैसे आपको ना, आई थिंक बता दिया है, ठीक है, जुर्माना तो बता दिया मैंने। इसमें एक और चीज़ लिखेंगे आप, जुर्माना तो हमने पढ़ लिया है, ये तो था उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़नी हैं। कुछ और बातें इससे अतिरिक्त हम पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ अधिनियम आप लिख लेना यहाँ पर, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम। कुछ अधिनियम हैं जो कि उपभोक्ताओं से संबंध रखते हैं, अधिनियम जो उपभोक्ताओं से संबंध रखते हैं, डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अगर हम बात करेंगे, ये कब आता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1955 की यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद एक और एक्ट लिखेंगे आप, कृषि उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में आता है। हम देखते हैं जो एगमार्क है, एगमार्क चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कृषि उत्पादों में, जैसे ISI या फिर
जो हॉलमार्क हैं, अभी यहाँ पर हम लिख लो यहीं पर जो हॉलमार्क है, ठीक है दोस्तों। हॉलमार्क ये आभूषणों के लिए है, आभूषण को आपको हॉलमार्क देखकर ही लेना चाहिए, ये आपसे कहा जाता है। जागो ग्राहक जागो, सोने से संबंधित वाली चीज़ें हैं। अब 1 अप्रैल 2023 से हॉलमार्क वाले ही सोने यहाँ पर मिलेंगे। अगर कोई ऐसा सोना जो हॉलमार्क से संबंध नहीं रखता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दुकानदार फिर भी बेचते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हॉलमार्क वाला ही यहाँ पर आपको आभूषण खरीदना है। तो इसमें एक नंबर है HUID नंबर आपको ध्यान में रखना है। हॉलमार्क ID नंबर है ये। HUID नंबर आपको देख के लेना है सोना, और ये HUID नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 6 डिजिट का होता है। आपसे अगर पूछा जाए ये कितने डिजिट का होता है तो 6 डिजिट का ये होता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें हमने एग मार्किंग के बारे में बात कर ली है। इसमें कृषि और पशु उत्पाद दोनों ही शामिल हैं इस अधिनियम में। इसके बाद माप तौल मानक अधिनियम 1976 भी आपको ध्यान में रखना है। एक और अधिनियम लिख लो, प्रतियोगिता अधिनियम। ये प्रतियोगिता अधिनियम कब आया? ये 2002 में आया। कंपटीशन एक्ट कब आता है? 2002 में आया। अब ये जो कंपटीशन एक्ट है ये संशोधित रूप है किसका, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यह अधिनियम एकाधिकार एवं प्रतिरोध व्यापार अधिनियम 1969, इसमें ये संशोधन किया गया है और इसी को हम बोलते हैं MRTP एक्ट। MRTP एक्ट 1969। जिस समय 1991 में जब LPG लागू हुआ था, LPG हमारे सिलेबस में भी है। LPG आप लोग देखेंगे आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार जब आप देखते हैं तो 1991 के आर्थिक सुधार वहाँ पर पढ़े जाते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों में जब बात करते हैं तो वहाँ पर एकाधिकार एवं प्रतिरोध व्यापार अधिनियम 1969 में यहाँ पर छूट प्रदान की जाती है। तो इसलिए ये जो अधिनियम है ये इम्पोर्टेंट है। ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंध रखने के लिए, और ये हमारे आर्थिक सुधारों से भी संबंध रखता है क्योंकि उस समय इस अधिनियम में थोड़ी सी ढील प्रदान की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और अधिनियम लिख सकते हैं आप, वस्तु विक्रय अधिनियम। तो वस्तु विक्रय अधिनियम कब आता है? तो ये आप 1930 का लिख सकते हैं। तो इतने ही अधिनियम इंपॉर्टेंट है जो कि आपके उपभोक्ताओं से संबंध रखते हैं, हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फीडबैक के रूप में। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेके, तो बने रहना। थैंक यू सो मच।